चैप्टर 193 जाओ फेंग। अब पुरस्कार का फैसला किंग किंग करेगा। हंगू पास मिलिट्री कैंप। रिपोर्टिंग सुप्रीम जनरल। 3 दिन की घेरेबंदी के बाद लियांग सिटी में तैनात वे सेना को हमने पूरी तरह हरा दिया है, पर पांगवू ने लंबी लड़ाई नहीं की। वो सीधा सेना लेकर कुशा सिटी वापस चला गया। एक जनरल ने टेंट के अंदर घुसकर रिपोर्ट पेश की। हुआन यी ने भ्रुओं को सिकेड़ा। ये पांगवू किसी भी कीमत पर हमारी वे के कैपिटल तक की चाल को स्लो करना चाहता है। ली सिन ने निराशा भरी सांह के साथ कहा, हालात देखकर लगता है दालियांग तक पहुंचने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, वो भी अगर सब कुछ सही चला तो। हुआन यी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर वुआन कैंप हमारे साथ मिल जाए तो वे का कैपिटल दोनों किन कैंप्स का प्रेशर झेल नहीं पाएगा। हुआन यी के पास खड़े ली सिन ने धीरे से पूछा, सुप्रीम जनरल, वुआन कैंप का कोई अपडेट मिला? 1 महीना हो गया। वुआन कैंप ने बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं की, जैसे उन्होंने वे के कैपिटल पर हमला छोड़ दिया हो। शायद वो हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हुआन यी ने उसकी तरफ देखा। सीधी बात करो लीसिन। लीसिन तुरंत बोल पड़ा, जब वुआन कैंप हिल ही नहीं रहा तो क्यों ना उन्हें वेस्ट भेज दिया जाए। वो पांगवू को रोक लें और हम सीधा कैपिटल पर धावा बोल दें। उनका सपोर्ट मिल जाए तो हम पांगवू को इंस्टेंट क्रश कर सकते हैं। ये सुनते ही हुआनगी की आंखों में नाराजगी चमक उठी। लीसिन, कब से तुम इतने तंगदिल हो गए? लीसिन का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। लड़ाई में सबसे बड़ा कंपटीशन मिलिट्री मेरिट का होता है। राजा ने हंगू कैंप और वुआन कैंप को एक साथ युद्ध पर भेजा। ये सिर्फ कोऑपरेशन के लिए नहीं, ये कंपटीशन के लिए भी था। वुआन कैंप अपना क्रेडिट छोड़कर हमें सपोर्ट क्यों करेगा? किस लॉजिक से? उल्टा सोचो, अगर तुम पहले कैपिटल पहुंच जाते तो क्या तुम अपनी सेना बांटकर उनकी मदद करते या सीधा कैप्चर पर ध्यान देते? लीसिन चुप हो गया। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिख रही थी। हुआन ये ने उसकी पीठ थपथपाई। जाओ फेंग अब तक कितने सालों से सेना चला रहा है? क्या तुमने उसे कभी बीच में टास्क छोड़ते देखा है? इस 1 महीने में वो जरूर कोई नई स्ट्रैटेजी सोच रहा होगा। लीसिन ने बेचैनी दिखाई। पर इंटेलिजेंस कहता है कि वे का कैपिटल एक आयरन फोर्ट्रेस बन चुका है। एंट्री एग्जिट के लिए सस्पेंशन बास्केट्स लगाए गए हैं। दीवारें एक्सट्रीम थिक हैं, गेट सील्ड हैं। डायरेक्ट असॉल्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं। जाओ फेंग अंदर कैसे जाएगा? हुआनिये ने गहरी सांस ली। लड़ाई का असली राज सिर्फ बैटलफील्ड पर ही समझ आता है। लीसिन, तुम उम्र में जाओ फेंग से ज्यादा नहीं, पर उसके सामने तुम बहुत पीछे हो। तुम वैंग बेन और मिंगतियन को कम समझते हो, पर उनके पास वो ठहराव है जो तुम में नहीं। इस घमंड के चक्कर में आगे चलकर तुम बड़ी गलती करोगे। लीसिन ने तुरंत सल्यूट किया। मैं सुप्रीम जनरल की सीख याद रखूंगा। पर उसका एक्सप्रेशन बता रहा था, शायद वो एक्चुअली नहीं समझा। हुआनिये ने सिर हिला दिया। लीसिन टैलेंटेड था, पर एरोगेंट और अनटेम्ड, और वही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। फिर क्यूशा सिटी, सिटी वॉल्स। सुप्रीम जनरल, एक डेप्यूटी जनरल भागता हुआ आया। किन आर्मी के अटैक्स और तेज होते जा रहे हैं। हमारे लॉसेस भारी हैं। मोराल टूट रहा है। कई सिपाही भाग गए हैं। अगर ये चलता रहा तो हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। पांगवू का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। हमें हमारे लॉर्ड का आदेश है कि इन आर्मी को हर हाल में रोकना है। अगर आखिरी सिपाही भी बचा तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जी सुप्रीम जनरल। कितने सिपाही बचे हैं? पांगवू ने ठीक से पूछा। डेप्यूटी जनरल ने दुखी स्वर में कहा, हम 2.5 लाख से शुरू हुए थे। आधे साल की लड़ाई में हमारे पास अब सिर्फ 1.5 लाख बचे हैं, शायद 1,40,000 भी। पांगवू ने आंखें बंद कर लीं। 1 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज? ये वे आर्मी का सबसे बड़ा लॉस है। वही ऑर्डर पास करो, जो भी पोस्ट छोड़ेगा उसका सिरा काट दिया जाएगा। जो भागेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ऑर्डर सुनते ही सब जनरल्स सीधे हो गए। तभी एक स्काउट हाफता हुआ अंदर आया। रिपोर्ट सुप्रीम जनरल, सिटी के रियर साइड पर एक किन आर्मी दिखाई दी है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। पांगवू ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? रियर में किन आर्मी?
इम्पॉसिबल। किन आर्मी हमेशा उनके वेस्ट में ही थी। रियर सिर्फ एक जगह से टच होता था, वे का कैपिटल। सिर्फ एक मतलब था, किन आर्मी हमारे कैपिटल से आ रही है। पांग वो का रंग उड़ गया, वापस रियर गेट की तरफ। पार्ट 2। जनरल काओ, तुम फ्रंट गेट संभालो। चिन आर्मी को जरा सी भी मौका नहीं मिलना चाहिए। पंग वू का चेहरा कस गया और वो तेजी से सिटी के रियर साइड की तरफ बढ़ गया। पीछे के गेट्स के सामने सिर्फ 2000 चिन सोल्जर्स खड़े थे, फॉर्मेशन में, तैयार, पर कोई हमला नहीं। पंग वू की आंखें सिकुड़ गईं। ये चिन आर्मी है, ये मेरे डिफेंसिव लाइंस को बाईपास नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, ये हमारे कैपिटल से आए हैं। दालियांग के साथ कुछ हो गया? उसका दिल डूब गया। अगर कैपिटल सच में गिर गया तो उसकी बची हुई 1 लाख आर्मी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो अपनी ही किंगडम से कट जाएंगे। नो सपोर्ट, नो रिट्रीट, नो होप। हमारे किंग का क्या हुआ? रूलर का क्या हुआ? क्या सब बर्बाद हो गया? जवाब किसी के पास नहीं था। सुप्रीम जनरल, दालियांग सच में गिर गया होगा? एक डेप्यूटी ने डरे हुए स्वर में पूछा। हमारे किंग वहां है, कैपिटल एक लोहे की फोर्ट्रेस है, चिन उसे तोड़ ही नहीं सकता। ये जरूर एक रिकॉनेसेंस टीम होगी। पंग वू ने गहरी सांस ली, जैसे अपने ही डर को दबा रहा हो। उसका विश्वास वही वूजी पर कायम था। सिटी वॉल्स को रीबिल्ड करते वक्त वो खुद भी मौजूद था। वो दीवारें, वो स्ट्रक्चर्स, इंसान जिंदगी भर कोशिश करे तो भी उन्हें नहीं तोड़ सकता। इसी वक्त नीचे खड़े चिन सोल्जर्स हिले। एक कैवलरी मैन घोड़े को दौड़ाते हुए आगे आया, हाथ में कुछ पकड़े। जनरल, चिन सोल्जर आ रहा है, क्या करें? हम एरोस चला दें? आर्चर्स ने बो रेज कर लिए। कोई भी मेरी इजाजत के बिना मूव नहीं करेगा। पंग वो ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। घोड़ा नजदीक आया और राइडर का चेहरा साफ दिखा। जांग मिंग, झाओ फंग का पर्सनल गार्ड कमांडर। जनरल पंग वू कौन है? जांग मिंग ने सिटी वॉल की तरफ देखकर पुकारा। मैं हूं, पंग वू ने भ्रुएं चढ़ाकर जवाब दिया। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया। मैं ग्रेट चिन के जनरल झाओ फंग का पर्सनल गार्ड कमांडर जांग मिंग हूं। अपने जनरल के आदेश पर मैं जनरल पंग वू के लिए एक चीज लाया हूं। जांग मिंग ने हल्का सा हंसा और हाथ का ऑब्जेक्ट शहर की वॉल की तरफ फेंका। जनरल संभलकर। वी ऑफिसर्स घबरा गए, पर ऑब्जेक्ट हल्का था, सीधा पंग वू के पैरों के पास आ गिरा। स्टे डाउन, पंग वू ने उन्हें रोका। दिल तेज धड़क रहा था। वो झुककर चीज उठाता है। ग्रेट वई का रॉयल ईडिक्ट। ये हमारे वई का राज्य पत्र। उसके होश उड़ गए। डर और बेचैनी के साथ उसने ईडिक्ट खोला। अगले ही पल पंग वू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने तुरंत ईडिक्ट बंद कर दिया। बकवास, मेरे वई किंगडम की रॉयल ईडिक्ट की नकल करना चाहते हो? पंग वू गरज उठा। जांग मिंग शांत रहा। अगर आपका रॉयल ईडिक्ट इतनी आसानी से फोर्ज हो जाता तो आपका किंगडम पहले ही खत्म हो चुका होता। ये आपके किंग की हैंडराइटिंग है और वही का ऑफिशियल सील भी मौजूद है। आपका राज्य गिर चुका है। आपकी राजधानी दालियांग पर ग्रेट चिन का कब्जा हो चुका है और आपके किंग ने सरेंडर कर दिया। जनरल पंग वू, आगे की बेकार रेजिस्टेंस बंद करो। जांग मिंग के लफ्ज शहर की दीवारों पर गूंज उठे। पंग वू का चेहरा और भयानक हो गया। आसपास के वही सिपाहियों की रूह तक कांप गई। इम्पॉसिबल! कैपिटल को खुद हिज मैजेस्टी डिफेंड कर रहे थे। वहां 4 लाख ट्रूप्स थे। चिन 1 महीने में कैसे तोड़ सकता है? ये सब झूठ है। हम बेवकूफ नहीं हैं। कैपिटल अनब्रेकेबल है। हिज मैजेस्टी एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट है। उनका हारना नामुमकिन है। वी ऑफिसर्स चीख उठे, रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जांग मिंग की आवाज सख्त हो गई। आपके किंग मर चुके हैं।
कैपिटल के 4 लाख सोल्जर्स में से ज्यादातर खत्म हो गए हैं। दालियांग अब मौजूद ही नहीं। वही किंगडम अब सिर्फ नाम का रह गया है। इम्पॉसिबल। चाहे तुम्हारा हर सोल्जर 10-10 लोग मार सकता हो, तब भी दालियांग 1 महीने में नहीं गिर सकता। 1 पूरा महीना, ये तो मजाक है। ज़ांग मिंग ने हल्का सा स्मक किया। अगर मैं तुमसे कहूं कि कैपिटल को ह्यूमन फोर्स से नहीं, स्वर्ग और धरती की शक्ति से तोड़ा गया हो। सिटी वॉल पर सब चुप हो गए। ज़ांग मिंग ने अपनी सैडल से एक तलवार निकाली और जोर से सिटी वॉल की तरफ फेंकी। शिंग! तलवार सीधे मिट्टी में घुस गई, बिल्कुल सीधी, एक डेडली स्पीयर की तरह। तलवार का बस देखना था, पंग वू का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी रूह तक भरभराई से भर गई। वो तलवार उनके लिए एक पहचान थी, और पंग वू जानता था कि ऐसी शक्ति सिर्फ एक ही आदमी के पास हो सकती है। एक ही नज़र काफ़ी थी। पंग वू तुरंत पहचान गया। ये वे वुजी की तलवार थी। वे राजवंश का लेजेंडरी एयरलूम। अगर वो इस तलवार को ना पहचानता तो वो वे का जनरल कहने लायक ही नहीं होता। हिज मैजेस्टी क्या? उनका? तलवार देखते ही पंग वू का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। जो बात वो तस्लीम नहीं करना चाहता था, वो समझ गया। ज़ांग मिंग की आवाज़ गरजी। अपनी मौत से पहले तुम्हारे राजा ने मेरे जनरल को एक अंतिम चुनौती दी थी। उससे पहले उन्होंने सारे वे सोल्जर्स को ये आदेश दिया था, अपनी जान बेकार में मत गंवाना। आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ही रॉयल डिक्री लाया हूँ। ये इसलिए ताकि हम हुआक्सिया की एक ही विरासत से जुड़े हुए लोग और खून न बहाएं, तुम्हारी बाकी बची अवाम और सिपाहियों के लिए। अल्टीमेटम देकर ज़ैंग मिंग चुप हो गया। उनकी बातों में कोई शक नहीं था। और तभी देववुजी की मौत की तस्दीक पंग वू के दिल पर बिजली की तरह लगी। उसकी टांगें कांप गई, वो लगभग गिर ही जाता। आखिरी पल पर उसने सिटी वॉल को पकड़कर अपने आप को संभाला। हिज मैजेस्टी की बॉडी का क्या हुआ? पंग वू की आवाज़ कांपती थी। जनरल पंग वू, फिक्र मत करें। एक वफादार और धार्मिक राजा के साथ मेरे जनरल कभी बेअदबी नहीं करेंगे। जनरल ज़ाओ फेंग ने लॉर्ड सिंगलिंग को दालियांग माउंटेन के इंपीरियल टेम्पल में पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया है, ताकि वो हमेशा उस जमीन को देख सकें जो कभी वे की थी। ज़ैंग मिंग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। वे वुजी का मान पूरे वे सेना के दिल में था। उसके शरीर का अपमान उनके लिए असहाय होता। पर ज़ाओफेंग ऐसा आदमी नहीं था। दुश्मन होते हुए भी लॉयल्टी और राइटसनेस का सम्मान करता था। वे वुजी उसके लिए इज्जत के लायक थे। ग्रेट जनरल ज़ाओफेंग कहाँ है? पंग वू ने पूछा। हमारे जनरल शहर के रियर में है। ज़ैंग मिंग ने सच सच बताया। पंग वू ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर धीरे से अपनी सेना की तरफ देखा। ये सब लोग सांस लेते हुए इंसान थे। कई तो कभी किसान थे, जबरदस्ती फौज में घसीटे गए थे, और अब उनकी जान उसके फैसले पर टिकी थी। योर मैजेस्टी, क्या आपने सच में नो मीनिंगलेस सैक्रिफाइस कहा था? कैसी मजबूरी थी जिन्होंने आपको ये बोलना पड़ा? वो पल याद आया जब वो राजधानी से निकला था। वे वुजी ने तब भी यही कहा था, अगर कभी ऐसा वक्त आए कि वे और नहीं टिक सकता, अगर मैं लड़ते हुए मर जाऊं और तुम संभाल नहीं पाओ, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नो मीनिंगलेस सैक्रिफाइस। और आज यही 4 शब्द ज़ैंग मिंग के मुंह से निकले थे। इन्हें सुनकर पंग वू को सोचने की जरूरत ही नहीं रही। वो समझ गया, आज वे का अंत हो चुका था। सिपाही को बताओ, पंग वू ने थकी हुई आवाज में कहा। मैं ग्रेट जनरल ज़ाओफेंग से मिलना चाहता हूं। जनरल आपका इंतजार कर रहे हैं, ज़ैंग मिंग ने कहा और घोड़े को मोड़कर दूर चला गया।
पंगवू ने उसकी पीठ देखते हुए थक कर मरमराया, गेट खोल दो। ग्रेट जनरल, हम सच में सरेंडर कर रहे हैं? कई वे ऑफिसर्स शॉक में चिल्ला उठे। दाल्यां घिर चुका, हमारे महाराज मर चुके, हम चारों तरफ से 3 से घिर चुके हैं। अब अगर सरेंडर नहीं करते तो क्या कर सकते हैं? क्या तुम सच में चाहते हो कि ये 10,000 सिपाही बेमाने मरे? पंगवू की आवाज में दर्द था। पर जनरल, क्या ये सब एक चाल नहीं हो सकती? हो सकता है तलवार झूठी हो, तिन ने हमें धोखा देने के लिए बनाई हो। पोर्टफो, क्या पता राजधानी गिरा ही ना हो, ये सब हमें समर्पण करवाने का एक चाल हो? एक वही अधिकारी ने हिचकिचाते हुए अपनी शंका रखी। बाकी के अधिकारी भी धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। सच कहीं तो उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि सिर्फ 1 महीने में राजधानी जैसे मजबूत शहर को गिराया जा सकता है। वो शब्द, बेमायने बलिदान मत देना, ये शब्द मुझे महाराज ने चुपके से बताए थे। उन्होंने कहा था, अगर कभी ये शब्द सुनाई दो तो समर्पण कर देना। तुम लोग क्या सच में सोचते हो कि मैं पंगवू मौत से डरता हूं? आखिरी लफ्ज बोलते ही पंगवू हल्के से कड़वा सा हंस पड़ा। इस बार सभी अधिकारी चुप हो गए। कुछ पल बाद शहर के दरवाजे धीरे से खड़क कर खुल गए। पंगवू थकावट से बोझल कदमों के साथ शहर से बाहर निकला। उसके पीछे वेई के कुछ वफादार अधिकारी चल रहे थे। जब वो चिन सेना की एलीट गार्ड्स की पंक्तियों तक पहुंचा, उसने नजर उठाकर देखा, झाओ फेंग। वेई का पंगवू अपना आप समर्पित करता है। बिना झिझक पंगवू घुटनों पर गिर गया। झाओ फेंग, जो अब तक ठंडा बेएहसास सा लग रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कुराहट उभर आई। वेई का युद्ध शायद वाकई 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। वेई गिर चुका है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि राजा चिन मुझे कैसे पुरस्कृत करते हैं। झाओ फेंग अपने मन ही मन सोच रहा था। इस विजय के बाद उसका विभाग, उसका दर्जा, सब कुछ एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता था। अब वो सिर्फ उससे 1 कदम दूर था। ग्वावेई, राष्ट्रीय सेना का सर्वाधिक नियामक, आने वाले युगों की भाषा में ग्रैंड मार्शल। ये पद सर्वश्रेष्ठ था और इसका विरोध भी सबसे ज्यादा। इसके लिए चाहिए थे असंभव जीत, जो किसी को सवाल करने का मौका न दे, और सालों का तजुर्बा। जाति पदवी की बात करें तो झाओ फेंग अब 15वें दर्जे तक पहुंच चुका था। पूरी दरबार में सिर्फ वांगजियान, उसके ससुर, उससे 1 पदवी ऊपर थे। इस अभियान के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, हुआन यी भी 1 बढ़ सकता है, लेकिन अगर हुआन यी 1 बढ़ सकता है तो झाओ फेंग 2 भी बढ़ सकता है। सब कुछ इस बात पर था कि राजा चिन का फैसला क्या होगा। फिलहाल उसका काम सबसे मुश्किल था। दालियांग शहर के लाखों लोगों को संभालना, युद्ध के बाद फौज को तैनात करना, और सबसे बड़ा खतरा प्लेग रोकना। एक छोटी सी भूल और पूरी सेना को संकट में डाल सकती थी। समय बीता। श्यानियांग सिटी। विजय संदेश, विजय संदेश। वेई पर महाविजय। वुआन सेना शिविर से विजय की खबर। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। एक तेज सवार घोड़े को दौड़ाता हुआ शहर के द्वारों से अंदर घुसा, सीधा महल की तरफ। श्यानियांग में आज उत्सव की हवा चल रही थी। चैप्टर 194। दरबार में खुशी की लहर। यिनजेंग का उत्साह। स्वर्ग ने दिया ग्रेट किन को आशीर्वाद। शियानयांग के बीचों बीच एक धूत हाथ में कमांड फ्लैग लिए शहर के केंद्रीय चौक पर खड़ा था। उसकी आवाज गूंजते ही पूरा शियानयांग उसकी तरफ मुड़ गया। वे सीमा पर महाविजय। वुआन कैंप के सुप्रीम जनरल झाओ फेंग ने महानदी और होंगो कनाल का पानी मोड़कर पूरी वे राजधानी को बहा दिया। वी की 4 लाख की पूरी सेना जल प्रलय में वीर्या हो गई, और हमारी शक्तिशाली किन सेना ने बिना एक बूंद खून बहाए वे की राजधानी पर कब्जा कर लिया। धूत गैलप मारते हुए पूरी गलियों से गुजरा और उसकी गूंज शियानयांग का हर कोना हिला रही थी। हर बार वही शब्द,
विजय, बाधा, वी का पतन। पर शियानयंग के लोग तो एक एक अल्फाज को दिल लगी से सुन रहे थे। शहर में उत्साह का विस्फोट। किन सेना ने सच में वे को हरा दिया? हाँ, मैंने भी सुना है। वुआन कैंप के जनरल झाओ फेंग ने नदी और कनाल का पानी मोड़कर राजधानी को बहा दिया। तो क्या पूरा शहर पानी में डूब गया? ये छोड़ो, इससे भी ज्यादा हैरतपुरा, ये स्ट्रैटेजी, पूरी राजधानी को पानी में डुबो देना, ये कौन सोच सकता था? बिल्कुल असंभव लगता है। जनरल वेवुजी जैसे महान योद्धा डिफेंस संभाल रहे थे और हजारों की सेना थी। फिर भी झाओ फेंग बिना एक भी लड़ाई के अंदर घुस गया और इतनी बड़ी सेना को मिटा दिया। ये तो सच में युद्ध का देवता है, किन का सही सही युद्ध देवता। जब से झाओ फेंग ने सेना संभाली है, एक भी हार नहीं। पहले भी अजय, अब भी अजय। ऐसा जनरल तो सदियों में एक बार होता है। अब वे की राजधानी गिर गई तो राजनीति भी झाओ और हान की तरह किन में समा जाएगी। स्वर्ग का आशीर्वाद है ग्रेट किन पर। हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होने वाला है। स्वर्ग ग्रेट किन को आशीर्वाद दे। गलियों में जश्न फूट पड़ा। हंदान की विजय से भी तेज, ज्यादा गहरा, ज्यादा हिला देने वाला ये था झाओ फेंग का करिश्मा। वांगवान के निवास में, मास्टर, बड़ी खबर, सीमा से विजय संदेश आया है। शायद वे की राजधानी गिर गई। क्या कहा तुमने? वे की राजधानी गिर गई? आंख बंद करके आराम कर रहे वांगवान झट से उठ बैठे। जी, दूत पूरे शहर में घूमकर बता रहा है। गाड़ी तैयार करो, मुझे तुरंत महल जाना है। जी मास्टर। वांगवान के चेहरे पर अंधेरा छा गया। न विश्वास आ रहा था, न वो चाह रहा था कि यह सच हो। झाओ फेंग ने वे की राजधानी ले ली? असंभव, असंभव। वेवुजी जैसा सेनापति हो और 1 महीने में राजधानी गिर जाए, क्या कोई अनहोना हो गया? वांगवान की भौहें और गहरी होती गईं। अगर ये विजय सच थी तो झाओ फेंग की कुर्सी और मजबूत हो जाती और उसका पद एक और स्टार बढ़ जाता। वांगवान बिल्कुल नहीं चाहता था ये हो। सुप्रीम जनरल वांगजन के घर में। हा 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 हा, मेरा दामाद तो कमाल का है। पूरी वे राजधानी को पानी में बहा दिया और एक कतरा खून नहीं गिरा। खुशी से वांगजन जोर से हंस पड़े। मास्टर, क्या मैं गाड़ी तैयार करवा दूं? शायद आज दरबार बुलाया जाए। आज दरबार नहीं है, पर इतनी बड़ी विजय पर महाराज तो सबको बुलाएंगे ही। मेरे राज्य वस्त्र तैयार करो, गाड़ी तैयार करो और झाओ निवास को संदेश भेजो। मेरी बेटी को कहो बच्चों को आज घर ले आए। हा हा हा। जी मास्टर। पूरी रियासत से गाड़ियां महल की तरफ निकल पड़ी। महाद्वार पर गाड़ियों की लाइन लग गई थी। 9 मंत्रियों और सैन्याधिकारियों की गाड़ियों को सीधा महल के अंदर जाने की अनुमति थी। एपांग पैलेस। महाराज, वे सीमा से विजय संदेश आ गया। सुप्रीम जनरल झाओ फेंग ने दलियांग को बहाकर महाविजय हासिल की है। झाओ जाओ तेज कदम बढ़ते हुए अंदर आया और नमस्कार कर खबर दी। कोई और होता तो या तो खुशी से बेहोश हो जाता या डर के मारे काम जाता, पर झाओ जाओ की शक्ल बिल्कुल सीधी, न उत्तेजना न हैरानी, बिल्कुल खाली। राजा के सामने वो हमेशा निर्मलता का अवतार होता था। झाओ फेंग? झाओ फेंग। उसने मुझे निराश नहीं किया। येनजेंग के चेहरे पर एक हल्का सा संतुष्ट मुस्कान आई। पर हाँ, इतनी जल्दी विजय आएगी ये उसने नहीं सोचा था। महाराज, दूत दरबार में पहुंच चुका है। सारे मंत्री इकट्ठा हो गए हैं। क्या आप वस्त्र बदलना चाहेंगे? नो नीड। येनजेंग उठे, आंखों में तेज चमक। ग्रेट किन का भाग्य आज फिर चमका था। हम तुरंत चलते हैं। यिंगज़ेंग हल्की सी हंसी के साथ सीधे उठ खड़ा हुआ। वो अपने साधारण राजवस्त्र में ही महल से बाहर निकला। न पूरा शाही श्रृंगार, न वो भव्य मुकुट, लेकिन सर पर लगा वो सरल क्राउन और उसकी स्वाभाविक शान सब कुछ बता रही थी। ये आदमी ही है जो पूरे स्वर्ग का आदेश लेकर चल रहा है। हर कदम में परम आधिपत्य साफ झलकता था। दरबार का महासभा मंडप। यिंगज़ेंग के पहुंचने से पहले ही महाल में एक तनावपूर्ण उत्साह छाया हुआ था। बीच में एक योद्धा कमांड फ्लैग और विजय स्क्रोल हाथ में लिए खड़ा था। वो एक साधारण सिपाही था, पर इस समय किन के सबसे उच्च दर्जा के मंत्रियों और सैन्य नायकों के बीच खड़ा उसका सीना साहन मात्र से ज्यादा तन चुका था। उसके लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा पल था।
मंत्री तो अपने अपने घुप्पों में खड़े चर्चा कर रहे थे। सिर्फ 2 लोग सीधी सीधी पंक्तियों से पहले शांत खड़े थे, शाही वस्त्र में। एक बड़े भाई फुस्सू, एक छोटे होहाई, फिर मंत्रियों की फुसफुसी। ये तो असंभव है। सिर्फ 1 महीना पहले तक दरबार में ये बात हो रही थी कि वुआन कैंप दालियांग के बाहर क्यों बैठा है और अटैक क्यों नहीं कर रहा, और आज ये खबर आ गई कि दालियांग टूट चुका है। जनरल जाओ फेंग सच में युद्ध के देवता हैं। अब तो वे का पतन निश्चित है। 3 जिन राज्यों की धरती अब ग्रेट किन की होगी। क्या ही शुभ घड़ी है। स्वर्ग का आशीर्वाद है हम पर। मंत्रियों की आवाजों में गर्व था। आखिर बिना तलवार उठाए ही सरकार की विजय में उनका भी योगदान था। अन्न, सामान, युद्ध तैयारी। अब वेग गिर गया, यानी दरबार का मन भी खिल गया। इस बीच वांग जैन बड़ी तेजी से हॉल में प्रवेश हुआ, चेहरे पर साफ साफ खुशी। उसे देखते ही मंत्री बोल पड़े, जनरल बधाई हो। जनरल जाओ फेंग जो आपके दामाद हैं, उन्होंने वे को शहर सहित मिटा दिया। अति श्रेष्ठ। प्रजा उन्हें ग्रेट किन का उभरता युद्ध देवता कह रही है, और लगता भी है उनका दर्जा बिल्कुल उचित है। जनरल वांग जैन, क्या चयन किया है आपने, बेखुद। वांग जैन दोनों हाथों से नमस्ते सकर बो किया। मंत्रियों की दया है, ये सब मेरे दामाद का कौशल है। मैं खुद भी हैरान हूँ उनकी ये प्रबल विजय देखकर। नम्रता दिखा रहा था, पर आवाज में गर्व छिप नहीं रहा था। पास खड़े मंगवू ने उसे देखकर आंखें फाड़ दी, बस सहन कर लिया। वांग वान तो बिल्कुल किनारे खड़ा था, चेहरा काला, आंखें निचली। फुस्सू वर्सेस हुहाए। भाई। हुहाए हल्की सी हंसी के साथ फुस्सू के पास आकर बोला। जाओ फेंग ने फिर कमाल कर दिखाया। आप क्या सोचते हैं? फुस्सू ने शांत दृष्टि से उसे देखा। जाओ फेंग देश के महान मंत्री हैं। उन्होंने वे को मिटाकर महान कार्य किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हुहाई ने थोड़ी तीखेपन से बोला। पर भाई, आपको देखकर तो नहीं लग रहा कि आप बहुत खुश हैं। छोटे भाई, फुस्सू मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारा भ्रम है। हुहाई ने अंदर सोचा, ये हमेशा धर्म न्याय का नाटक ही करता रहता है। कौन जाने अंदर से क्या जल रहा हो। खैर, अच्छा हुआ मैंने कभी जाओ फैन को नाराज नहीं किया। अगर वो फुस्सू का पक्ष ले लेता, मेरा तो कुछ भी नहीं बचता। अब मौके ही मौके हैं। महाराज आ गए। अचानक की पुकार ने पूरा हॉल हिला दिया। एक पल में सभी मंत्री सीधी पंक्तियों में आ गए। यिंगज़ेंग शाही वस्त्रों में हॉल में प्रवेश हुआ, चेहरे पर एक सुखद मुस्कान। सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, हमारे महाराज को नमन। सारे मंत्री एक साथ झुक गए। उठ जाओ। यिंगज़ेंग ने हाथ उठाया। धन्यवाद महाराज। यिंगज़ेंग ने तुरंत नहीं बैठा, उसकी दृष्टि सीधे विजय स्क्रोल पकड़कर खड़े दूत पर टिकी। वुआन कैंप की युद्ध परिस्थिति क्या है? धर्मपिता, ये विजय रिपोर्ट प्रस्तुत है। वुआन कैंप के मध्य सेना के सीमा क्वाईपू द्वारा भेजा गया। उसने स्क्रोल प्रस्तुत किया। जाओ गांव ने आगे बढ़कर स्क्रोल लिया, पर यिंगज़ेंग ने स्क्रोल नहीं लिया। उसने दरबार को देखकर गर्जती आवाज में कहा, यहाँ सभी मंत्री उपस्थित हैं, विजय रिपोर्ट उनको सुनाई जाए। एज यू कमांड। जाओ गांव ने स्क्रोल खोला और पढ़ना शुरू किया। 1 महीना पहले वुआन कैंप दालियांग के द्वार पर पहुंचा। वे के जनरल वे वुजी ने 3 साल तक शहर की दीवारों और द्वारों को मजबूत किया था। सीधा हमला लगभग असंभव था, और अगर हम शहर गिरा भी जाते तो वुआन कैंप का 10 में से 1 योद्धा भी जिंदा न बच पाता। इसलिए जनरल जाओ फेंग ने दालियांग को डुबाने का ये महायुद्ध का प्लान बनाया। फौज को तुरंत नदी के किनारे भेजा गया। बंध तोड़ने के लिए खुदाई शुरू हुई। पूरा 1 महीना लगा। नए नाले, नए रास्ते बन गए और पूरा पानी दालियांग की तरफ मोड़ दिया गया। आखिरकार एक निश्चित दिन पर नदी और होंगो केनाल दोनों एक साथ फोड़ दिए गए और दालियांग पूरे का पूरा पानी के नीचे डूब गया। 3 साल तक जो दीवारें, दुर्ग और सुरक्षा तंत्र वैविवजी ने बनाया था, वो सब एक ही पल में टूट कर गिर गए। 40,000 वही सैनिक और दालियांग के अनेक नागरिक सब पानी में बह गए।
इस युद्ध में ग्रेट किन में एक बूंद खून बहाए बिना पूरी जीत हासिल की। वै को पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया। वै विवजी ने जनरल ज़ाओफेंग को आखिरी मुकाबले के लिए ललकारा। जनरल ज़ाओफेंग स्वयं युद्ध के बीच में उसका सिर काट लाया। राजा के महल पर जब हमला हुआ तो वै का राजा भी समर्पण कर गया। सारे मंत्री भी घुटने टेक दिए। ज़ाओ भाव ने ये विजय पत्र जोरदार आवाज में पढ़कर सुनाया। शानदार! ये तो उवान कैम्प की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जनरल ज़ाओ फेंग की चतुराई, उनकी रणनीति पहले कभी देखी ही नहीं। इस एक युद्ध से वै की राज्य रेखा मिट गई। अब 3 जिन के प्रदेश भी हमारे ग्रेट किन के हो जाएंगे। कोर्ट के मंत्री खुशी से फूल गए थे। सिर्फ रिपोर्ट सुनकर ही उन्हें एहसास हो गया था कि प्लान कितना साहसिक और तीक्ष्ण था। लेकिन तभी, महाराज, जनरल ज़ाओ फेंग ने जरूर महान विजय हासिल की है, पर उनका ये युद्ध कौशल प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाता है। दालियांग में असंख्य लोग पानी में डूबकर मर गए। युद्ध के नाम पर एक नगर को डुबा देना चंगपिंग के नरसंहार से भी अधिक कठोर है। चुनियो ये आगे बढ़कर कठोर स्वर में बोला, जैसे वो स्वयं धर्म और नीति का देवता हो। उसके बोलते ही हॉल एकदम शांत। मंत्रियों की नजरें उस पर टिक गई, जैसे वो कोई अजीब प्राणी हो। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने तो सीधे उसे बेवकूफ़ समझ लिया। वांग वान तक ने आंखों से उसे संकेत दिया, अभी चुप रहने का वक्त था। पर चुनियो यह पर तो जैसे कन्फ्यूशन नैतिकता का भूत चढ़ गया था। वांग जियान ने भाड़ जैसे स्वर में उसे झाड़ दिया। ग्रैंड ट्यूटर चुनियो, तुम्हारी बातों का मतलब यह है कि हमारे ग्रेट किन के लाखों जवान मर जाते तब तुम्हें सुकून मिलता। हॉल की हवा बोझिल हो गई। मेंग वो भी गुस्सा रोक नहीं पाया। ग्रैंड ट्यूटर, आप तो सिनयांग में सुखचैन से रहते हैं, कभी मैदाने जंग देखे ही नहीं। युद्ध में हर पर मौत की सांस होती है। दालियांग की दीवारें एक कत्ल घर थी। अगर सीधा हमला होता तो वो वान कैम्प के 2 लाख से ज्यादा जवान मरते, फिर भी शहर नहीं गिरता। ये वही विवजी का उचित नीति विरोध नहीं था? क्या ये स्वर्ग का धर्म था? युद्ध शुरू हो जाए तो फिर स्वर्ग या धर्म की बातें बेकार हो जाती हैं। आप तो बिल्कुल जाओ खौ की तरह हैं, सिर्फ कागज पर युद्ध की बातें। न मैदान देखा, न खून खराबा, पर ज्ञान सबसे ज्यादा आप ही देंगे। सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स एक साथ फट पड़े। चुनियो ये का चेहरा पीला पड़ गया। वो सोच रहा था कि सब उसकी बात से प्रभावित होंगे, पर यहाँ तो उसका तमाशा ही बन गया। अगर जमीन में दरार होती तो वो उसमें घुस जाता। ऊपर सिंहासन पर बैठकर इंग ज़ेंग की आंखों में ठंडक जाग उठी। चुनियो ये की हरकत उसे स्पष्ट रूप से नापसंद आई। इतनी महान विजय, वो भी बिना किन के सेना का खून बहाए, और यहाँ कन्फ्यूशन नैतिकता के सबक। एक पल के लिए कोर्ट में तनाव भर गया। तभी विजय संदेश, वै की भूमि से एक और विजय पत्र। बाहर से एक गरजती आवाज गूंजी। सबकी नजर दरवाजे की ओर मुड़ गई। एक और सेनादूत हाथ में स्क्रोल लिए तेज कदम से अंदर आया। सब मंत्री उत्सुक हो गए। क्या? एक और विजय? शायद वै के पश्चिम मोर्चे पर भी जीत मिल गई। अगर दोनों मोर्चे गिर गए तो वै राज्य पूरी तरह से समाप्त। झाओ गाओ, इसे जोर से पढ़ो। यिंगजिंग ने हाथ के इशारे से हुक्म दिया। झाओ गाओ तुरंत आगे बढ़ा, नया विजय पत्र हाथों में लेकर। सिंहासन के पास सीढ़ियां चढ़कर उसने पत्र को खोला। आपके दास झाओ फंग, सुप्रीम जनरल, महाराज को ये सूचना प्रस्तुत करते हैं। बीते हुए दिन मैंने स्वयं वीरों को निर्देश दिया और दालियांग को नदियों का पानी छोड़कर डुबा दिया। इस तरह वेई की राजधानी हासिल कर ली, अनेक बंदी पकड़े, वेई वूजी को समाप्त किया और वेई के राजा को मजबूर कर दिया कि वो समर्पण करे। राजा वेई के समर्पण पत्र को लेकर मैं क्यूशा चेंग पहुंचा, जहां जनरल पंगवू के अधीन 1 लाख बचे हुए सैनिक भी हमारे अधीन आ गए। इस समय चंद जिद्दी वफादारों के अलावा वेई में कोई बड़ी सेना या प्रतिद्वंदी शक्ति नहीं बची। 2 महीने के अंदर वेई का पूरा प्रदेश ग्रेट किन में पूरी तरह समा जाएगा। वेई नाम का राज्य रहेगा ही नहीं। झाओ गाओ की आवाज पढ़ते पढ़ते हल्का सा लरस गई। पत्र खत्म होते ही पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। एक पल का एकदम गहरा सन्नाटा। फिर
यिंगजेंग ने दोनों हाथ फैलाकर जोरदार हंसी छोड़ी। 3 जिन अब किन के हैं? जब तक झाओफंग मेरे साथ खड़ा है, स्वर्ग स्वयं ग्रेट किन को आशीर्वाद दे रहा है। उसके शब्दों से ही साफ था, आज यिंगजेंग का मन आसमान पर था। चुन राज्यों के इस युग में अब 6 बड़े राज्यों में से किन ने 3 निगल लिए थे। अब सिर्फ की, चू और यान बचे थे, जिनमें से सिर्फ चू ही कुछ हद तक मुकाबला कर सकता था। बाकी 2 राज्य तो अब किन के झटके से भी कांप जाते। एकीकरण अब हाथों के पास था। हेवन फेवर्स ग्रेट किन। सिंहासन पर बैठकर यिंगजेन की प्रतापी मूर्ति को देखकर सारे मंत्री जोर से पुकारे। दरबार के हर चेहरे पर उत्साह, गर्व और विस्मय था। उनके लिए ये सिर्फ विजय नहीं थी, ये इतिहास का फैसला था। तभी वेई लियाओ आगे बढ़ा और जोर से बोला, महाराज, सुप्रीम जनरल झाओफंग ने अतुल्य सेवा दी है। वेई की राजधानी पर विजय, राजा को बंदी बनाना, राज्य को समाप्त कर देना, ये सब उन्हीं के महान योगदान का फल है। उन्हें तो आपके हाथों से अति उत्तम पुरस्कार मिलना चाहिए। साथ ही युद्ध में हुआन ही ने भी योगदान दिया है, उन्हें भी उचित सम्मान प्राप्त होना चाहिए। दरबार में सबको पता था, हुआन ही ने युद्ध में मेहनत की, पर झाओफंग के सामने उनका योगदान फीका लगता था। ये तो साफ था, बड़ी बात तो झाओफंग की ही होने वाली थी। यिंगजेंग मुस्कुराया, मंत्री वेई, तुम क्या सुझाव देते हो? झाओफंग को किस नगद से नवाजा जाए? वेई लियाओ ने सीधे जवाब न दिया, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, महाराज, सुप्रीम जनरल झाओफंग का पद, उनका राज्य अधिकार, अब सामान्य युद्ध मापदंड से उनके योगदान को तौलना संभव ही नहीं। अब उनके बारे में फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हम जैसे सेवक उसका सुझाव नहीं दे सकते। सही भी था, झाओफंग सुप्रीम जनरल थे, 15वें दर्जे की शाही उपाधि के साथ किन के बेहतरीन लोगों में शुमार। उनका पुरस्कार किसी भी मापदंड से बड़ा ही होना था। यिंगजेंग ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम जनरल हुआन यी, शहरों पर हमला करने और शत्रु को हराने में योगदान के लिए उन्हें 1 राजाई पद का वृद्धि दी जाती है। उन्हें 1000 सोना और 10,000 क्यान प्रदत्त किए जाएं। ये सब सिर्फ एक चीज के लिए था, झाओफंग के महापुरस्कार का दरबार को तैयार करना। चैप्टर 195 झाओफेंग के इनाम, यिंगजेंग का शानदार दबदबा। यिंगजेंग ने जैसे ही हुआन यी के इनाम का ऐलान किया, सोना, चांदी, दौलत और खूबसूरत औरतें, पूरी दरबार में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसकी एक नोबल रैंक बढ़ाई जा रही थी। सबको यही उम्मीद थी, आखिर हुआन यी ने हंगू कैंप की अगुवाई करते हुए इस अभियान में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वाकई अजीब होता। महाराज बुद्धिमान है, सारे मंत्रीगण एक सुर में बोल उठे। लेकिन यिंगजेंग रुके नहीं। कुछ पल सोचने के बाद उनकी आवाज दोबारा गूंजी। रहा सवाल झाओफेंग का, इस एक लाइन ने ही पूरा दरबार चौकन्ना कर दिया। सारी नजरें यिंगजेंग पर टिक गई। झाओफेंग ने वी पर विजय में सबसे बड़ा योगदान दिया है, उसे बड़ा इनाम मिलना चाहिए। दालियांग को बहाकर हमारे हजारों किन सैनिकों का जीवन बचाया गया, ये स्वयं एक महान काम था। इसलिए मैं आदेश देता हूँ, झाओफेंग को 2 नोबल रैंक बढ़ाकर सी चे सू जोंग का दर्जा दिया जाता है। इस पद के सारे अधिकार उसे मिलेंगे, सालाना स्टाइपेंड और अपनी स्वयं की गार्ड बनाने का अधिकार। उसे दिए जाते हैं 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 1 लाख कॉपर कॉइन्स, 1000 जेड पीसेस और 1000 नौकर। उसकी पत्नी वांग यान को आधिकारिक रूप से मैडम का दर्जा दिया जाता है। साथ ही नोबल स्टाइपेंड के अलावा 10,000 एकड़ उपजाऊ जमीन भी प्रदान की जाती है। ये सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। 1 रैंक प्रमोशन तो सबने सोचा था, लेकिन 2 रैंक एक साथ, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। महाराज, ये नहीं हो सकता। वांग वान तुरंत आगे बढ़े, आवाज में तेजी थी।
पहले जनरल जाओ फेंग को यांगाओ सिटी में विजय के लिए 1 रैंक मिला था, अब 2 और रैंक्स, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? वांग जियन स्वयं बस 16वें रैंक नोबल हैं। जाओ फेंग जवान है, अनुभव कम है, इतनी जल्दी ऊपर चढ़ाना ठीक नहीं। कुई जुआंग भी आगे आ गए। ये सोच समझकर किया जाए महाराज। उनकी बातों में एक गहरी छुपी चाल थी। बातों बातों में उन्होंने याद दिला दिया, वांग जियन और जाओ फेंग मिलकर 6-7 लाख सेना को कंट्रोल करते हैं। एक ही परिवार में इतना पावर, ये तो हर सम्राट के लिए खतरा होता है। मंत्रीगण ने मन ही मन में सोचा, महाराज को सावधान रहना चाहिए, शायद ये दोनों आगे चल के खतरा बन सकते हैं। वांग जियन का धमाकेदार जवाब। सब बातें सुनकर वांग जियन आगे बढ़े। आवाज ठंडी थी पर तेवर आग के जैसे। तो क्या हम अब योग्यता नहीं बल्कि उम्र और सीनियरिटी पर प्रमोशन देंगे? और फिर उन्होंने वो बॉम्ब गिराया। अगर मेरा यहाँ होना संदेह पैदा करता है तो मैं लंटियन कैंप का कमांडर का पद छोड़ देता हूँ। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। वांग जियन जो अपने पावर के शिखर पर थे, रिटायरमेंट की बात कर रहे थे। मेंग बू भी खड़े हो गए। जनरल वांग, ऐसे शब्द मत बोलिए। धर्म, युद्ध या राजनीति, दोनों में बैलेंस जरूरी होता है। अगर वांग जियन गए तो सेना में टकराव बढ़ जाता। पर वांग जियन ने साफ कह दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। वांग वान और कुई जुआंग के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान आ गई। ये तो हम चाहते ही थे। दोनों जानते थे, वांग जियन और जाओ फेंग को कमज़ोर करना ही उनका असली लक्ष्य था। आखिर दोनों एक ही परिवार के हैं और दोनों के पास अपार सैनिक शक्ति है। अगर सम्राट इस बात को दिल पर ले ले तो जाओ फेंग का आसमान से ज़मीन तक उतरना निश्चित था। दरबार के 2 शहजादे फूसू और हुआ हाई भी चुप थे। दोनों को पता था, इतना शक्तिशाली परिवार भविष्य में राजगद्दी के लिए समस्या बन सकता है और दोनों का ही लक्ष्य था क्राउन प्रिंस की कुर्सी। तो जाहिर थी बात थी, वांग जियन और जाओ फेंग जैसे प्रबल नेता उनके लिए एक कांटा थे। चैप्टर 195 कंटिन्यूड। यिंग झेंग का फैसला, सम्राट का असली दबदबा। दरबार में सब अपनी चाल चलते रहे, लेकिन एक बात किसी ने नहीं देखी। जब यिंग झेंग ने सुना कि वांग जियान सिर्फ जाओ फेंग के लिए अपनी पदवी छोड़ने को तैयार है, तो उसकी आंखों में एक हल्की सी सराहना की चमक उभरी। फिंगर, तुमने एक कमाल का ससुर चुना है। इससे मुझे उस पर और ज्यादा विश्वास होता है। यिंग झेंग ने वांग जियान की तरफ देखा, पूरी तरह से प्रसन्न होकर। इस पल सम्राट ने देखा कि वांग जियान और जाओ फेंग के बीच रिश्ता कितना गहरा है। एक महान सेनापति अपनी शान, अपना रुतबा, अपनी कुर्सी, सब कुछ त्याग देने को तैयार, सिर्फ जाओ फेंग के लिए। एक पिता की तरह यिंग झेंग सोच रहा था, जाओ फेंग ने वाकई सही परिवार चुन लिया। यिंग झेंग का एक शब्द, बस। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नज़रें सिंहासन पर टिक गईं। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ सम्राट का था। सबको लग रहा था, वांग वान और कुई जुआंग ने इतना बड़ा मसला उठाया है, एक ही परिवार 6 लाख सेना चलाता है, तो सम्राट ज़रूर वांग जियान का पद छीन लेगा। ये बात तो ताज और साम्राज्य की सुरक्षा से जुड़ी थी। लेकिन वांग जिंग अभी जवानी में है, रिटायर कैसे हो सकता है? मैं ये बात सुना ही नहीं। यिंग झेंग ने शांत पर एकदम मजबूत आवाज में कहा, और उस पल पूरा दरबार सन्ना रह गया। इतना बड़ा मौका, जिससे किसी जनरल की मिलिट्री शक्ति कम की जा सकती थी, सम्राट ने खुद ही ठुकरा दिया। वांग वान और कुई जुआंग के होश उड़ गए। ये राजा क्या सोच रहा है? हमने तो उन्हें खुद एक परफेक्ट एक्सक्यूज दिया था। क्या उन्हें वाकई कोई खतरा नहीं दिख रहा? दोनों को यकीन ही नहीं आ रहा था। जाओ फेंग खून का बेटा नहीं था, लेकिन वांग जियान का आधा बेटा ही था। दोनों सुप्रीम जनरल्स, दोनों के पास ह्यूज आर्मीज। पर यिंग झेंग,
बिल्कुल भी नहीं घबराया। महाराज, वांगजियान आगे बढ़े, मत्था झुकाया। ये मंत्रियों की बातें कुछ हद तक सही हैं। हम वांग परिवार और जाओ फेंग ने राज्य से बहुत कृपा पाई है। यिंगझेंग ने उसे रोक दिया। और तुम दोनों उस कृपा के पूरे हकदार हो। लोग कहते हैं ज्यादा शक्ति बगावत की वजह बन सकती है। मुझे परवाह नहीं। दरबार जम गया, क्योंकि अगर मैं किसी को शक्ति देता हूं तो इसका मतलब है मैं उसकी वफादारी पर भरोसा करता हूं। लेकिन यिंगझेंग की आवाज एकदम से तलवार की धार बन गई। लेकिन अगर कभी वो भरोसा टूटा तो मैं खुद उस शक्ति का अंत कर दूंगा। दरबार का माहौल सर्द हो गया। सम्राट का असली दबदबा वही था। महाराज बुद्धिमान है। वह लियाओ सबसे पहले आगे बढ़े, जोर से पुकारे। उनके बाद चाहे मंत्रीगण चाहें या ना चाहें, सबको झुकना ही पड़ा। महाराज बुद्धिमान है। यिंगझेंग ने वांगजियान की तरफ देखा। वांगचेंग, दोबारा कभी रिटायरमेंट की बात मत करना। मैं वो राजा नहीं जो हर छोटी बात पर संदेह करे। तुम हो या कोई भी मिनिस्टर, जब तक तुम तिन के लिए काम करोगे मैं तुम पर अन्याय नहीं करूंगा। पूरा दरबार उनकी बातों की शान और विश्वास से हिल गया। ये शब्द सिर्फ वांगजियान के लिए नहीं थे, ये पूरे दरबार के हर व्यक्ति के लिए एक संदेश था। सम्राट यिंगझेंग वो आदमी था जो शक्ति बांटने से नहीं डरता था। उसमें दम था, वफादारी मांगने का, और अगर जरूरत पड़ी तो उस वफादारी को तलवार से परखने का भी। और इतिहास गवाह है, यिंगझेंग ने हमेशा अपने शब्दों पर अमल किया। सम्राट का फैसला, महामारी का साया और झाओ फेंग का नया अध्याय। यिंगझेंग के शब्दों के बाद दरबार एक बार फिर शांत हो गया। चिन जब एकीकृत हुआ, मैंने एक भी विभूषित मंत्री को कभी दंडित नहीं किया। ये सच था। जिन राजाओं ने शंका, डर और संदेह के मार से अपने ही वीर सेनापतियों को खत्म कर दिया, उनके उलट यिंगझेंग ने कभी ये रास्ता नहीं अपनाया। उसमें एक ऐसा अटल विश्वास था जो किसी और सम्राट में कम ही देखा गया। मैं सबको दबा सकता हूँ, मैं सबको संभाल सकता हूँ। इसीलिए जब तक वो जीता रहा, उसका अधिकार किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। पूरा देश उसके चरणों में था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सब कुछ तूफान की तरह बिखर गया। एक ही पीढ़ी में चिन का पतन हो गया। वापस दरबार में यिंगझेंग के दृढ़ शब्दों को सुनकर वांगवान और कुईजवांग बिल्कुल चुप हो गए। उनका सारा चलचक्र, सारी चालाकियां एक पल में बर्बाद हो गईं। ना सिर्फ उनका प्लान फेल हुआ, बल्कि उन्होंने वांगजियान और झाओ फेंग दोनों को खुद के खिलाफ कर लिया। वे चिंग, झाओ फेंग के लामों का रिकॉर्ड बन गया। यिंगझेंग ने वे लियाओ की तरफ देखा। जी महाराज। अच्छा, तो आदेश जारी करो। एक ही लाइन और फैसला सुना दिया गया। अब किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। वांगवान और कुईजवांग, जो थोड़ी देर पहले शंका की आग भड़का रहे थे, अब उनके पास एक शब्द तक बोलने लायक नहीं बचा था। झाओ फेंग की उपलब्धि इतनी भारी थी कि उनके पास विरोध का कोई आधार ही नहीं रहा। महामारी का संकट। आपकी अनुमति हो तो फेंग क्यू जी आगे बढ़े। महाराज, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। बोलो। डालियांग को जल प्रलय से ध्वस्त करने की योजना खूबसूरत थी। हमने बिना खून बहाए विजय हासिल की। लेकिन इतने लाशों से एक भयानक महामारी फैल सकती है। ये चिन के लिए एक विशाल आपदा बन सकती है। दरबार फिर से गंभीर हो गया। यिंगझेंग ने नज़र घुमाई। वैद्यशाह, इस महामारी पर आपका क्या विचार है? महाराज, रोग का मूल लाशें ही होंगी। जब तक डालियांग की सभी लाशों को या तो गहरी जमीन में दफन किया जाए या पूरी तरह जलाया जाए, रोग की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही डालियांग शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो अब बसने लायक नहीं है। मेरा सुझाव है कि डालियांग को सदा के लिए सील कर दिया जाए। शहर को रोग जोना घोषित किया जाए। इससे रोग का फैलना लगभग रुक जाएगा। मंत्रियों, सुना आपने? यिंगझेंग की आवाज़ गूंगी दीवार को भी काट सकती थी। महामारी अवश्यम भावी नहीं है,
सही कदम उठाए जाएं तो रोकना संभव है। वैद्य शाह को खुद देखरेख करनी चाहिए। वांगवान तुरंत बोल पड़े, शायद अब कुछ चेंजिंग पॉइंट्स कमा लें। मैं तैयार हूं महाराज, शावुखे ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया। यात्रा लंबी है, तुम संभाल पाओगे? यिंगज़ेंग ने पहली बार उनकी तबीयत को लेकर चिंता दिखाई। महाराज निश्चिंत रहिए, मैं अभी भी तंदुरुस्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि एकीकृत चीन का वो दिन देखूं जब मेरी बेटी का विवाह आपकी शान से होता देखूं। उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। यिंगज़ेंग समझ गया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। सम्राट का आदेश। रिन श्याओ, यिंगज़ेंग ने पुकारा। हाजिर हूँ महाराज। 5000 रॉयल गार्ड्स जमा करो। खुद वैद्य शाह और उनकी टीम को वैतक सुरक्षा के साथ लेकर जाओ। वे अभी पूरी तरह शांत नहीं है, उनकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी महाराज। वैद्य शाह, यिंगज़ेंग ने एक बार फिर कहा, वहां पहुंचकर कभी गार्ड से अलग मत होना, कैंप से बाहर मत जाना। झाओ फेंग को बताना कैसे एपिडेमिक रोकना है, उसके लिए तुम्हारी उपस्थिति काफ़ी है, खुद हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। समझ गया महाराज। शावुकिए ने गहरा नमस्कार किया। यिंगज़ेंग ने सबको निर्देश दे दिए थे, पर फिर भी उनके चेहरे पर हल्का सा बेचैनीपन था। उन्होंने सभी मंत्रियों की तरफ मुड़कर कहा, बस, ये कोई औपचारिक दरबार नहीं था। क्या किसी के पास और कोई काम है? यदि नहीं, तो दरबार यहीं समाप्त होता है। मंत्रियों ने एक साथ झुककर कहा, हुजूर, हमारे पास कुछ नहीं है प्रस्तुत करने को। अच्छा, यिंगज़ेंग ने हाथ हिलाकर कहा। वो धीरे से अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनकी नज़र स्याओ वुकिए और वैंग जियान पर टिक गई। ग्रैंड फिजिशियन स्याओ, लॉर्ड वैंग, मेरे साथ जंग टाई पैलेस चलिए, कुछ बातें करनी हैं। ये कहकर यिंगज़ेंग पलट गए और अंतःपुर की दिशा में चल पड़े। हम महाराज को विदाई देते हैं। मंत्रियों ने फिर एक बार झुककर प्रणाम किया। जब तक यिंगज़ेंग दरबार से पूरी तरह बाहर नहीं हो गए, तब तक कोई हिला भी नहीं। उनके जाते ही सब लोग धीरे धीरे बिखरने लगे। वैंग जियान आराम से वैंग वैन और कुई जुआंग के पास आए, एक तीखी नज़र उन पर डाली और सिर्फ एक सर्दी से भरा उनकी आंखों में दिख रहा विरोध सब कुछ कह रहा था, बिना एक शब्द बोले। वैंग वैन और कुई जुआंग उस नज़र का भाव समझ गए। हिम्मत नहीं पड़ रही थी जवाब देने की। उन्हें पता था, आज से वैंग जियान उनके सामने खुला हुआ शत्रु है। प्रधानमंत्रियों, पीछे से ली सी की आवाज़ आई। आप दोनों को पता होना चाहिए क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। वैंग वैन ठंडे सुर में बोला। टिंग वी, लगता है आज तुम बहुत खुश हो। ली सी मुस्कुराकर बोला। चिंता मत करिए प्रधानमंत्री, मैं कभी ज्यादा अहंकारी नहीं होता। फिर हल्का सा नजदीक जाकर धीमी आवाज में बोला, लेकिन इस बार आपने वैंग और झाओ दोनों परिवारों को पूरी तरह अपने खिलाफ कर लिया है। राजकुमार फूसू का समर्थन करना अब आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। हिज मैजेस्टी झाओ फेंग को बहुत मानते हैं, उसकी एक बात बहुत भारी पड़ती है। बस, उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री, जब वक्त आएगा तब भी आप मुस्कुरा पाएंगे। ये कहकर ली सी बड़े गर्व से एक विजयी सोल्जर की तरह दरबार से निकल गया। वैंग वैन और क्वी जोंग बस उसकी पीठ देखते रह गए और उनकी आंखों में ठंडी, खतरनाक चमक जग उठी। ये जंग अब खुलकर शुरू हो चुकी थी। दरबार के कई मंत्री ये सब दृश्य मजेदार नजरों से देख रहे थे। तो वैंग परिवार और 2 प्रधानमंत्री अब पूरी तरह एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। राजकुमार को समर्थन देना उनके लिए अब 2 नई बलाएं लेकर आया है। युवराज की रेस अब और ज्यादा अन्यायपूर्ण हो गई है। अच्छा हुआ हम किसी पक्ष में नहीं पड़े, वरना पूरा वंश मिट जाता। दरबार की सीढ़ियां उतरते हुए हु हाय फूसू के पास रुककर बोला, भाई, आपके 2 समर्थकों ने अभी अभी आपके लिए 2 बड़े दुश्मन खड़े कर दिए हैं। आगे से संभल कर चलना। एक ठंडी सी हंसी छोड़कर वो वहां से चला गया। फूसू का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था कोई समझ नहीं सकता था।